नमस्कार। ये हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके बीच में मैं ये मौका ले रहा हूँ आपको और हमारे बहुत से ऐसे भाई बहनों को जिन्हें इज़राइल और हमास और पैलेस्टाइन और इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हुए अनाप शनाप चीज़ों को फैला रहे हैं, उससे थोड़ा सावधान हो जाएंगे। पैलेस्टाइन या इज़राइल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इज़राइल हमारे यहाँ जासूसी करते हुए पकड़ा जा चुका है, वहाँ की कंपनियां पेगासस वगैरह यहाँ जासूसी करती रही हैं और ऐसे भी हमारा कोई बहुत ज़्यादा उनसे नाता नहीं रहा है पिछले जब से इज़राइल 1948 से वहाँ कब्जे में आया है तब से। उधर फिलिस्तीनियों से भी हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है, इसलिए हमें उनके मसले में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारी बहन कंगना रनावत की वाणी सुन लीजिए इस विषय पर। Had a very soulful meeting with Israel ambassador to भारत श्री नाओर गिलोन जी। आज पूरी दुनिया खासकर इजराइल और भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहे हैं। कल जब मैं रावण दहन करने दिल्ली पहुंची तो मुझे लगा कि इजराइल एम्बेसी आकर उन लोगों से मिलना चाहिए जो आज के आधुनिक रावण हमास जैसे आतंकवादियों को परास्त कर रहे हैं। जिस प्रकार से छोटे बच्चों को, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये दिल को झकझोर देने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में इजराइल विजयी होगा। उनके साथ मैंने अपनी आने वाले फिल्म तेजस और भारत के आत्मनिर्भर लड़ाकू विमान तेजस के बारे में चर्चा की। अब मैं बहुत छोटे में आपको समझाना चाहता हूँ कि यहूदी जो हैं वो अपने आप को मोसेस, जो इस्लाम में मूसा है और क्रिश्चियनिटी में मोसेस है, उसकी रेस मानते हैं अपने आप को और पता नहीं क्या क्या 5000-2000 साल पुरानी हिस्ट्री अपनी समझ के कुछ दोहराते रहते हैं। ये उसी तरह की बात हुई जैसा कि हम कहने लग जाएं कि साहब वो म्यांमार में तो जो आज का म्यांमार है वो बर्मा था और वहाँ अंग्रेजों ने उसे अलग किया है, तो जाके बर्मा पे वापस बैठेंगे। ये उस तरह की बात है। लेकिन बर्मा तो चलिए हाल फिलहाल की बात है, ये तो 2-3 हजार साल पुरानी बातें कर रहे हैं जब जीसस ने या मोसेस ने प्रॉमिस्ड लैंड की बात की थी। ये जो पैलेस्टीन है आज का, ये उनका प्रॉमिस्ड लैंड है, ऐसा उनका गुमान है। एक बात आप जान लें, यहूदी एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही संपन्न रेस है। पूरी दुनिया में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो जो अभी ये फेसबुक वगैरह चला रहे हैं, या ऐसे बहुत सारे हॉलीवुड के एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं, स्पिलबर्ग वगैरह, जो जूस हैं। अब मसला कहाँ फंसता है? मसला यहाँ फंसता है कि गोरे हमसे 40 गुना ज्यादा होशियार हैं। ये आपस में लड़ते मरते हैं या जो भी ये करना चाहते हैं वो करते हैं, उसके बाद अपना गन दूसरे पे पटक कर बाहर हो जाते हैं। अभी हाल में आपने अफगानिस्तान में देखा, 20 साल उन्होंने वहां पे बमबारी की, गन फैलाया, उसके बाद फिर वहीं के लोगों को लेकर चले गए। अब तालिबान अफगानिस्तान का क्या करता है, वो कम से कम वो अफगानी है, वो अपना अपना हाल देखें समझे। लेकिन अफगानिस्तान को कई सैकड़ों साल इन्होंने पीछे कर दिया अपनी 20 साल की बमबारी में। उसी तरह शुरुआत से जूस जो है, यहूदी जो है, वो यूरोप में रहते थे ज्यादातर और वहाँ के लोग उन्हें बिल्कुल नापसंद करते थे। दूसरे गोरे उनका मजाक उड़ाते थे या उनको अपने सर्कल से बाहर रखते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शेक्सपियर का एक प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो उन्होंने 1680 के आसपास लिखा था। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो यहूदी हैं, वो शैलोक नाम का यहूदी जो उस प्ले में है, वो किस तरह से सूदखोरी का काम करता है और जनता उसे पसंद नहीं करती। और वो प्ले बहुत पॉपुलर हुआ था। तो ये उस जमाने की बात है, तब से ये यहूदी पूरी यूरोपियन सोसाइटी में नकारा और बाहर के लोग घोषित किए जाते थे। तब तक जब हिटलर ने फिर जब बाकी गोरों को भड़काया कि हम तो आर्य हैं और ये बाकी यहूदी ये बदमाश हैं, उन्होंने यहूदियों के खिलाफ एक प्रोग्राम चालू किया
उनको जेलों में डाला, उनकी मार कुटाई की और कंसंट्रेशन कैंप्स वगैरह में डाल के उन्हें बहुत यातनाएं दी। पोलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यहाँ के जितने भी यहूदी थे सब मतलब हिटलर का ख्याल था कि हमें यहूदियों को खत्म कर देना चाहिए, ये बेकार में अपने आप को क्रिश्चियन से अच्छा समझते हैं। तो ये क्रिश्चियन और जूस का प्रॉब्लम था। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो अमेरिका और इंग्लैंड ने, जो एलाइड पावर्स थे, उनकी भी रशिया से पटती नहीं थी। उन्होंने बैठ के बहुत अच्छा, ये चर्चिल और आइजनहावर ये सब ने बैठ के बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बनाया। उनने बोला हमारा जो ये प्रॉब्लम है जूस का, इसको हम किसी ऐसी जगह पे फिट कर दें जिससे कि ये प्रॉब्लम हमारे पास भी नहीं रहे और हमें हमेशा कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट होता रहे। तो पैलेस्टीन नाम का, ये जो मैप पे आप देखें, पैलेस्टीन नाम का जो स्थान था, ये मुसलमानों का एरिया था। 1200-1300-1500 साल पहले वहां कभी जूस रहे होंगे, लेकिन 1500 साल थे वो मुसलमानों का एरिया था। वहां पे जिस तरह की भारत में अंग्रेजों का कब्जा था, उसी तरह पैलेस्टाइन में भी उनका कब्जा था। उन्होंने उठा के जूस को समझा दिया, क्योंकि वहां पे जेरूसलम, मक्का, मदीना सब उधर ही है। तो उन्होंने समझा दिया कि भैया ये तुम्हारा प्रॉमिस्ड लैंड है, जो तुम्हें भगवान ने, गॉड ने या मोजेस और जीसस ने प्रॉमिस किया था। ये वही लैंड है 2000-3000 साल पहले जो प्रॉमिस किया था, और आप लोग यहीं जाके बसो। अब इसके पीछे, जैसा ओशो ने भी समझाया है, आप उनका वीडियो भी देखें, उन्होंने भी समझाया है कि अमेरिकन और अंग्रेजों ने, मतलब गोरों ने, एक पूरी चाल के तहत ये पैलेस्टीन में इनको बैठा दिया ले जाके, यहूदियों को। I have offered to the Jews in Israel that they have been deceived by the American and British politicians by giving them the land of Israel. Perhaps it was the most cunning thing in this century that happened. Jews thought it is great, but they could not understand the conspiracy. अब यहूदियों ने इस जमीन पर पूरा अमेरिका के सहयोग से पूरा कब्जा कर रखा है। अब इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला, पैलेस्टाइन रशिया से सीधा नीचे है, तो यहाँ पे अमेरिका को अपने मिलिट्री बेसेस बनाने का मौका मिल गया। और दूसरा, मिडिल ईस्ट पूरा मोहम्मदन एरिया है, पूरा मुस्लिम एरिया है, तो वहां उन्होंने एक अपना बेस बना लिया, ताकि कभी सऊदी अरेबिया, कतर, ये यूएई और ये सब टेढ़े मेढ़े हो, सीरिया वगैरह, तो हम वहां से उन पर हमला कर सकें। नहीं तो पूरे मिडिल ईस्ट में, पैलेस्टाइन से लेके भारत तक, उनका कहीं पे भी कोई बेस नहीं था, वर्ल्ड वॉर के बाद और उसके पहले और उसके बाद। तो उन्होंने उठा के ये चीज वहां पे रख दी। अब यहूदियों ने क्या किया, उन्होंने दुनिया भर से जितने यहूदी थे, जिन देशों में रह रहे थे, उनको बुलाना शुरू किया। बोला भाई आप यहाँ आके रहो, ये हमारा प्रोमिस्ड लैंड है, जो कहीं भी अपने आप को यहूदी बता सकता है या प्रूव कर सकता है, उसके लिए यहाँ पे सिटीजनशिप फ्री है। इसको फाइनेंस किसने किया? इसको फाइनेंस किया जो यहूदी अमेरिका में रहते हैं। ज्यादातर अमेरिकन इकोनॉमी या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या वहां की यानी पॉलिटिक्स पूरी ये यहूदी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि पैसा इनके पास है, बैंक्स इनके कब्जे में है, हॉलीवुड इनके कब्जे में है, बड़ी बड़ी संस्थाएं इनके कब्जे में है। तो अब ये वहां से बैठ के फाइनेंस करते हैं इसराइल को, वहां से अपने अमेरिकन पॉलिटिशियंस पे दबाव डालते हैं कि आप इसराइल का सपोर्ट करो। तो ये प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो आज से नहीं, 1980 से लगातार इसी प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन जीतते आए कि इसराइल को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब आप ये 75 साल हो चुके हैं ये सब करते हुए, बीच में 2-3 वॉर हो चुके हैं, नीचे इजिप्ट है, ऊपर सीरिया है, इधर सऊदी अरेबिया है। इन लोगों ने मिलकर एक बार इन पर अटैक भी कर दिया था इसराइल पे,
जिसको कि 6 डे वॉर कहते हैं, और वो इजराइल जीत गया था क्योंकि बिना प्रिपरेशन के इन्हें अटैक कर दिया था और अमेरिका ने इजराइल की सहायता की। अब आप सोचें अमेरिका कब तक इजराइल की सहायता कर सकता है? अभी बाइडेन ने $100 बिलियन इजराइल को देने के लिए, इजराइल वॉर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी संसद से मांगे हैं, जिसको लेकर काफी हंगामा हो रहा है अमेरिका में। तो धीरे धीरे ये हंगामा बढ़ेगा, आज नहीं 10 साल 15 साल बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब इजराइल को अमेरिका मदद देना बंद कर देगा या कम करेगा, क्योंकि उसे अपनी चादर समेटनी पड़ेगी। इधर चीन बढ़ रहा है बेताशा, नॉर्थ कोरिया के एम्बिशन बढ़ गए हैं और उधर रशिया तो बढ़ा ही रहा है अपनी बाउंड्रीज। तो आप कब तक किसी के जमीन पर कब्जा करके और कब तक दूसरे की सहायता से उस पर काबिज रहोगे? वक्त इस बात का है। अब इसको हमारे भारत से कंपेयर करें, जिस तरह से गोरे हमारे यहाँ काबिज थे, उन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा किया हुआ था, पूरे भारतवर्ष पे, पुराने म्यांमार से लेके बर्मा से लेके अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पूरा उनके कब्जे में था, जो एक समय पुराना भारत जिसे हम कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया था? 100-150 साल से वो हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को टेररिस्ट कहते थे, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो या सावरकर हो। सबको या तो फांसी लगा दो, जेल में डाल दो, काला पानी कर दो, ठीक है। अब ये 100-150 साल तक ये हमारे तो स्वतंत्रता सेनानी है ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर और सावरकर वगैरह, ये चाहे किसी भी दल के आज माने जाए, लेकिन हमारे लिए तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। उसी तरह हमास अपने लैंड पे किसी ने कब्जा किया हुआ है, उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। पहले छोटी मोटी बंदूकों से और इससे उससे लड़ाई हो जाती थी, आज वही चीज रॉकेट लॉन्चर्स और टैंक्स ने ले ली है। तो क्या हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को टेररिस्ट कहलाना पसंद करेंगे? उसी तरह से अंग्रेज हमें कहते थे ना, 150 साल तक उन्होंने हमारे लोगों को सजा दी, अपना राज चलाया यहाँ पे, उसी तरह इजराइल चला रहा है, लेकिन वो भी 150-200 साल चला। ये इजराइल अभी 75 साल या 70 साल हुए हैं। उसके बाद जैसे जैसे अमेरिका की पकड़ कमजोर होगी, ये वहां पैलेस्टीनियंस फिर से हावी हो जाएंगे। तो ये हिस्ट्री का एक खेल है। इस तरह ये जो हमारी ग्रीड है, जो हमारा लालच है, वो हमें इसी तरह अपने युद्ध की तरफ घसीटता है। इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें क्या मिलना है कि हम हमास को सपोर्ट करें या इजराइल को? ये उनका मामला है, वो सुलझाएं। हमसे तो कोई मदद नहीं मांग रहा। आप ही कूद कूद के कह रहे हो कि इजराइल के साथ है, कुछ लोग कह रहे हैं हम हमास के साथ हैं। उसका आप ये मत सोचो कि यहाँ के मुसलमान कुछ सपोर्ट दें। यहाँ मुसलमानों को कुछ पता ही नहीं है हमास के बारे में या पैलेस्टीन के बारे में या इजराइल के बारे में। हमारा हिंदू मुसलमान हमारा है जो भी है। तो हमें इस लफड़े से दूर रहना चाहिए। थोड़ा बहुत हिस्ट्री का ज्ञान रखें, दूसरों के कहने में ना आए, और इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के मैसेजेस को ना आगे बढ़ाएं, ना इन पर विश्वास करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।